आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर भोजन के घटक। हमने अध्याय 1 में देखा ही था, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ये भोजन है अलग अलग तरह के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे जंतुओं से या पादपों से। एक प्रकार के भोजन जो होता है वो चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। और दूसरे प्रकार का भोजन जो है चावल, सांभर, भिंडी, ये भी हो सकता है। इसके तरह एक अन्य भोजन अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। जनरली हम जो खाना खाते हैं उनमें कम एक अन्न से बना व्यंजन होता है कम से कम, और दूसरे खाद्य पदार्थ दाल या सब्जी कोई भी हो सकती है, या दही, मट्ठा, अचार, ये भी सब भी हो सकता है। कौन सा भोजन खाते हैं वो डिपेंड करता है कि भोजन कहाँ पर खाया जा रहा है, उत्तर भारत में या कौन से भाग में, देश के कौन से भाग में खाना खाया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं पंजाब में खाया जा रहा अन्न का व्यंजन होगा वो मक्के की रोटी होगी। दाल मांस का व्यंजन जो होगा उसकी जगह में क्या होगा, राजमा होगा। सब्जियां जो होंगी उसमें सरसों का साग होगा। अन्य व्यंजन में दही या घी हो सकता है। और अगर यही भोजन आंध्र प्रदेश में खाया जा रहा है तो अन्न का व्यंजन क्या होगा, चावल होगा। दाल मांस का व्यंजन जो अरहर की दाल और रसम होगी। सब्जियों में क्या होता है, कुंदरू हो सकता है। और अन्य प्रकार के व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार, ये सब हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो भोजन कभी कभी क्या होता है, हमें घर में बैठ के खाना मिल रहा है तो हम सब तरह के व्यंजन उसमें ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यात्रा पे जाते हैं या हम कहीं गए हुए होते हैं तो हम सभी तरह का व्यंजन जो है वो खा नहीं सकते। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के आधार पर कोई ना कोई आधार होना चाहिए। उसके लिए हमारे जीवन में विभिन्न प्रयोजन जैसे है, जैसे बीमार है तो हम अलग तरह का भोजन खाते हैं, कहीं गए हैं तो हम अलग तरह का भोजन खाते हैं। इसलिए हमारे शरीर को इसके अतिरिक्त अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये तो हम जानते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें या तो पादपों से प्राप्त होती है या जंतुओं से प्राप्त होती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे भोजन के घटक होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनका हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं क्या सभी खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं सब में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ये देखते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में कोई सा पोषक तत्व होता है, किसी खाद्य पदार्थ में कोई अलग तरह का पोषक तत्व उपलब्ध होता है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें कौन सा पोषक जो है वो उपस्थित है। इसके लिए हम कुछ तरह के टेस्ट करते हैं। अब ये तो हम जानते हैं, खाद्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप जो होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च जिसको हम मंड कहते हैं। मंड के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ एक कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ले लेंगे परख नली में, और उसमें हम थोड़ा सा तनु आयोडीन विलयन डालेंगे 2 या 3 बूंद। अगर खाद्य पदार्थ का रंग जो है वो परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है तो हमें पता लग जाएगा उसमें स्टार्च उपस्थित है। एक खाद्य पदार्थ के रूप में हम आप इस तरह का टेस्ट कर सकते हो। आप चावल ले लीजिए, चावल का माड़, या फिर आप आलू ले लीजिए, उनमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है मंड, और वो उससे आपको आयोडीन जैसी उसमें डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, काला नीला हो जाएगा। प्रोटीन के परीक्षण। अब हम कोई प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वे ठोस है तो उसको पहले क्या करेंगे, तो उसका पेस्ट बना लेंगे या उसकी चूर्ण बना लेंगे। फिर इसको एक परख नली में ले लेंगे। अब परख नली में ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा पिलियन की उसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाकर उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर वो उसका कलर बैंगनी रंग का हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन जो है वो उपस्थित है। इसी प्रकार हम वसा के लिए परीक्षण करेंगे। वसा जनरली किस में होती है, घी, मक्खन, इन सारे पदार्थों में होती है। लेकिन हमें कोई अलग से पदार्थ जैसे दे दिया और कहा कि इसमें आप टेस्ट कीजिए, तो क्या करेंगे, उस खाद्य पदार्थ को किसी कागज में लपेटेंगे, थोड़ा सा उसको कूटेंगे, ऐसे कूटेंगे कि वो क्या है, कागज जो है फटे नहीं। फिर उसको हम देखेंगे, उसमें और सीधा करेंगे, उसमें तेल का अगर धब्बा आता है तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। और कभी कभी क्या होता है, वो गीला गीला भी हो सकता है, उसमें पानी की मात्रा हो सकती है। तो उस खाद्य पदार्थ वाले कागज को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर सूखने के बाद भी उसमें तेल का धब्बा बचता है तो इसका मतलब वसा उपस्थित है। और अगर वो सूख जाता है और उसमें कोई भी धब्बा नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब उसमें वसा उपस्थित नहीं है। अब हमने इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का टेस्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें
विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। विभिन्न जो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना और समान मात्रा में वसा लेते हैं तो हम देखते हैं कि वसा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन जो है उनको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं जिनमें भी स्टार्च, शुगर उपलब्ध होती है, वो सब कार्बोहाइड्रेट है, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूँ, चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। इस तरह हम वसा के स्रोत देखते हैं। वसा के स्रोत जो पादप स्रोत हैं, जो पादप से मिलते हैं, वो सभी तरह का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का, सोयाबीन का तेल जो हो गया, इन सब में, या फिर हमारे जो मूंगफली सिर्फ सादा आप खाओगे तो उनमें भी क्या होता है, वसा उपस्थित होता है। और जंतु स्रोत जो होते हैं वो तो मांस, घी, दूध, मक्खन, मछली, अंडे, इन सब में क्या होता है, वसा पाई जाती है। ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जितनी भी दालें होती हैं उन सब में प्रोटीन उपस्थित होता है। राजमा हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है और ये सब हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। और जंतु स्रोत जो होते हैं मांस, मछली, दूध, अंडे, ये सब में जंतु से प्राप्त होते हैं। इन सब में क्या हो, प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोटीन की आवश्यकता से शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, हम लोग शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन जो है, जो विटामिन मिलते हैं वो हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से इनको जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। डी जो है वो हमारी अस्थियों, दांतों और के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी इसके अतिरिक्त हमें सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि आयोडीन, जो हमारे विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं वो हमें किस किस से प्राप्त होते हैं। जैसे आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है, आयोडीन हमें मछली से प्राप्त होता है। और हमारी जो हरी सब्जी है, अदरक है, इन सबसे हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, दूध, केला, चावल, अनाज जो होते हैं उनसे हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। और लोहे के स्रोत, जितने भी आयरन जो है वो हमें प्राप्त होता है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, सेब होता है, इन सब से, यकृत होता है जंतुओं का, उन सब से हमें लोह प्राप्त होता है। और कैल्शियम, दूध, अंडा, इन सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवण की बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण सारे जो है वो बहुत आवश्यक होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। कच्ची सामग्री में एक निश्चित की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, जल, इनकी भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो होते हैं इनको रुक्षांश कहते हैं। इनसे ये रुक्षांश जो है हमें जनरली पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर का आवश्यक तत्व होते हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी शरीर की आवश्यकता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। अब जैसे क्रियाकलाप 3 दे रखा है, कोई भी टमाटर, नींबू जैसा कोई भी फल ले लेंगे और उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट देंगे। काटते हुए हम देखते हैं कि हमारे हाथ जो है वो क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं। या घर में कोई भी फल या सब्जी हो उसको काटा छीला मसला जाता है तो क्या होता है, तब भी हमारे हाथ जो है वो गीले हो जाते हैं। इसका जितने भी ताजे फल और सब्जी हम जो खाते हैं उनमें भी पानी की मात्रा
उपस्थित होती है। ये भी हमारे शरीर जल की मात्रा की कमी को पूरा करते हैं। संतुलित आहार। सामान्यतः हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, सभी आयु वर्ग के लोग जो होते हैं सबको समान मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। हाँ, साथ में होता है हमारा शरीर हमारा जो संतुलित आहार है हमारे शारीरिक क्रिया पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। जितने भी प्रत्येक आयु वर्ग के लोग होते हैं उनको एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती। जो ज़्यादा काम करते हैं, शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा आहार की आवश्यकता होती है। और इसके अतिरिक्त जितने भी दालें, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियाँ जो होती है। इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प मात्रा में कोई भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। अगर हम सब्जियों को उनका छिलका उतार कर काटते हैं और धोते हैं तो उनमें जो विटामिन होते हैं वो सारे की सारे वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा सब्जी और फलों की त्वचा में कई तरह के महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। और अगर हम दाल और चावल को बनाते समय बार बार उनको धोएंगे तो उनके खनिज लवण भी जो है वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि जब भोजन पकाते हैं तो उससे क्या होता है, भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है और पचाने में भी आसान हो जाता है। लेकिन अब अगर हम उनको बार-बार ज़्यादा देर तक पकाएँगे या अधिक जल का उपयोग करके उस जल को बाहर निकाल के फेंक देंगे पकाते समय, तो उसके साथ-साथ उनके काफ़ी खनिज लवण जो है वो प्रोटीन और खनिज लवण जो है उनकी हानि हो जाती है। पकाने जब हम पकाते हैं भोजन को तो विटामिन सी जो है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। गर्मी पानी के साथ ही विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आहार में कच्चे फल और सब्जियां अगर हम खाते हैं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अबू जी ने सोचा कि वसायुक्त भोजन जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, तो उसने वही खाना शुरू कर दिया, ज़्यादा खाया। तो क्या उसको सारे पोषक तत्व मिलेंगे? उसके लिए पर्याप्त होगा? नहीं। अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे क्या है, मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। अब देखते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके व्यंजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि वह कमी जो है लंबे टाइम तक चलती रहे, तो उसके अभाव की वजह से उसका शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार ये रोग जो है लंबी अवधि तक होता रहता है, तो पोषकों के अभाव से होने के कारण रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, तो उसकी वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तत्व अथवा विकृतियां हो सकती हैं। हम देखते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी सारणी में कि किन-किन पोषक तत्व को नहीं लेंगे, विटामिन को नहीं लेंगे तो कौन-सा रोग हो जाता है, और हम इन अभावजन्य रोग से बचने के लिए सभी पोषक तत्व युक्त संतुलित आहार लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसी से इन रोगों को रोका जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई। विटामिन ई से कौन-सा रोग हो जाता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि नज़र जो है कमज़ोर हो जाती है। लक्षण इसके यही हैं, कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। अगर विटामिन बी1 तो कौन-सा रोग हो जाएगा? बेरी-बेरी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? दुर्बल पेशियाँ हो जाती है और काम की ऊर्जा में कमी हो जाती है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय। इसमें क्या लक्षण हो जाते हैं? कमजोर अस्थियां हो जाती है और दंत क्षय हो जाता है। दंत क्षय मतलब दांतों का टूटना, कमजोर होना। आयोडीन, घेंगा, गोइटर। इसमें क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि जो है वो फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। आयोडीन की कमी हम पूरा कर सकते हैं, जो नमक जो खाते हैं उसमें आयोडीन युक्त नमक जो वो खाना चाहिए। लो, अरक्तता।
अरक्ता हो जाती है, इसमें कमजोरी आने लगती है। इसलिए हमने आपको बताया कि आयरन युक्त चीज जो होती है, हरी सब्जियां, सेब, ये सब चीजें खानी चाहिए। इन रोगों से बचना है तो संतुलित आहार खाना पड़ेगा, जिसमें सारे विटामिन और खनिज लवण उपलब्ध हो, जिससे हमारे शरीर को सारी तरह की चीजें मिल सके जो हम स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती हैं। अब सारांश पढ़ेंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहार, रेशे तथा जल भी होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। अब पढ़ते हैं, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो दो बताए थे। ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ख है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वो होते हैं प्रोटीन और खनिज लवण। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, ये तो आपको पता ही है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह खनिज होता है कैल्शियम। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला देखते वसा। वसा किस में उपलब्ध होगा? मक्खन, तेल, ऑयल जो भी हम खाते हैं। मंड, चावल और आलू में। आहारी रेशे, फल और सब्जियां। प्रोटीन जो है पनीर में और सोयाबीन में। इनमें सभी कथन को सही का निशान लगा के अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? नहीं, हमें चावल के साथ और चीजें भी खानी होंगी जिसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध हों। दूसरा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, सही है ये। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी करेक्ट है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इस विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। दूसरा है डैश की कमी से बेरिवेन नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब नेक्स्ट है हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। अब ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है।